हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो हूबहू 10वीं बोर्ड की RBSC किताब से मिलने वाले हैं। तो आज के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति को कालक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए कोटा में क्रांति, बी नसीराबाद क्रांति, सी एरनपुर क्रांति, डी नीमच क्रांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले शुरुआत होगी नसीराबाद क्रांति की 1 नंबर, फिर शुरुआत होगी कोटा क्रांति 2 नंबर, फिर शुरुआत होगी एरनपुर क्रांति 3 नंबर, लास्ट में नीमच क्रांति 4 नंबर। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसकी हम डिटेल जानेंगे। सर्वप्रथम है नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके निम्न कारण रहे। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई हैं। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियों को तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिससे अंग्रेज परास्त हुए। अगली है हमारी नीमच क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों
ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से 8 जून 1857 को पुनः अधिकार कर लिया। अगली है हमारी अरिनपुरा और आहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। अरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने अरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो आहुआ पाली में स्थित एक गांव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ पहुँचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। क्रांतिकारियों ने जोधपुर के रेजिमेंट मोक मेसन की हत्या कर उसका सिर आहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूलना नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ईस्वी को ब्रिगेडियर होम ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ के किले को छोड़कर सलूम पर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा। आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटलर ने कोटा महाराव को ये सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है। अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर
अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे, जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी, उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी, वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों को कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.C. रॉबर्ट नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ऑप्शन है गलियाकोट उर्स, बेणेश्वर मेला, कपिल मुनि मेला और भरतरी मेला। तो आदिवासियों का कुंभ हम बेणेश्वर का मेला कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। एक तरफ है विद्युत संयंत्र, दूसरी तरफ उनकी क्षमता। धौलपुर संयुक्त चक्र विद्युत स्टेशन, राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन रावतबाटा, नौक सौर पार्क। नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4। धौलपुर संयुक्त चक्र विद्युत स्टेशन की क्षमता हो जाएगी 172 मेगावाट। राणा प्रताप सागर बांध की विद्युत क्षमता हो जाएगी 330 मेगावाट। राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन रावतबाटा की क्षमता हो जाएगी 1180 मेगावाट। नौक सौर पार्क की क्षमता हो जाएगी 980 मेगावाट।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन अभिकथन एक के रूप में लिखित हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, नागरी या नगरी शिलालेख 424 AD संस्कृत भाषा में है। कारण आर, वर्तमान में यह आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित गुहिल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर सही नहीं है। नगरी शिलालेख संस्कृत भाषा में है और इसका कारण ये गलत हो जाएगी। वर्तमान में ये आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित है क्योंकि यह उदयपुर में स्थित है। इसकी डिटेल देखते हैं। नगरी शिलालेख, ये नागरी शिलालेख 424 ईस्वी संस्कृत भाषा में है। ये शिलालेख वास्तव में संस्कृत में है और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्रारंभिक प्रमाणों में एक है। कारण यह वर्तमान में आमेर किले के संग्रहालय में संरक्षित है। इस पर गुहिल शासक अपराजिता की वीरता का वर्णन किया गया है, ये गलत है। नगरी शिलालेख मुख्य रूप से उदयपुर संग्रहालय में, हालांकि इसके कुछ हिस्से चित्तौड़ में भी हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अश्वमेध यज्ञों के आयोजन से संबंधित है, न कि विशेष रूप से गुहिल शासक अपराजित, जिनका संबंध 461 ईस्वी सन के कुंडा शिलालेख से है की वीरता से है। इस प्रकार हमारा कथन सही हो जाएगा और कारण गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर सही नहीं है। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, इसके बारे में 2022-23 बजट में शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा, नवजात ऊंट टोल्डे के जन्म पर 10,000 रुपये प्रति नवजात ऊंट या टोल्डे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। प्रत्येक किस्त नकद प्रदान की जाएगी। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सी डी। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना 22-23 में बजट में शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई क्योंकि ये राजस्थान सरकार की योजना है। नवजात ऊंट टोल्डे के जन्म पर 10,000 रुपये प्रति नवजात ऊंट या टोल्डा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। प्रत्येक किस्त नकद प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि ये डायरेक्ट बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना 2022-23 के बजट में शुरू किया गया। ऊंटों की घटती आबादी को रोकने के लिए इसे राज्य के बजट में घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित नहीं, यह राज्य सरकार की पहल है, न कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित। जन्म के समय दिया जाने वाला 10,000 रुपये का प्रोत्साहन, प्रत्येक बछड़े के जन्म पर 10,000 रुपये कुल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राशि का भुगतान 2 किस्तों में किया जाता है, 5,000 रुपये जन्म के समय और 1 वर्ष बाद। प्रत्येक किस्त नकद दी जाती है, ये गलत है। भुगतान आमतौर पर बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी,
मेवाती, बागड़ी, मारवाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारवाड़ी। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची पृष्ठ सूची सेकंड। आचार्य ज्ञानेश मुनि, आचार्य तुलसी, कोमल कोठारी, डॉक्टर पी.के. सेठी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। आचार्य तुलसी अणुव्रत, कोमल कोठारी रूपायन संस्थान, डॉक्टर पी.के. सेठी जयपुर फूट। आचार्य ज्ञानेश मुनि का संबंध हो जाएगा समता दर्शन से। आचार्य तुलसी का संबंध हो जाएगा अणुव्रत आंदोलन से। कोमल कोठारी रूपायन संस्थान, डॉक्टर पी.के. सेठी जयपुर फूट से। 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3, ना कि बी। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी। इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार। आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वे 13 पंथ संघ के नवे आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू मुसलमान। तो कभी प्रश्न बन सकता है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू मुसलमान, ये संदेश किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य तुलसी। अगला है आचार्य ज्ञानेश मुनि। मेवाड़ के दाता गांव में आपका जन्म मोडीलाल श्रृंगार बाई के घर हुआ। आपके बचपन का नाम गोवर्धन नाना था। बचपन से ही वैरागी भावना से ओतप्रोत योग्य गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुँचे और उन्हें अपना गुरु बना लिया। दाता के पास ही कपासन ग्राम में विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ला अष्टमी को आपने दीक्षा प्राप्त की। 1952 में आपको गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य ज्ञानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है। आपने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव से मुक्त जीवन जी सके। आपके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की दीक्षा मिली। आपने मालवा प्रांत की भलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। आपने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की, जिससे समरसता की विशद विवेचना की गई। सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ।
उन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के महू गांव में 1922 में हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पी.के. शेट्टी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी.के. शेट्टी ने स्वयं मानसिक चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। कारण आर, अलंकृत पालकियों में तीज को मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी मनाई जाती है, लेकिन इसका जो कारण है अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायनी एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है, तो ए का कारण गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही आर सही नहीं है। इसकी डिटेल देखते हैं। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहां सावणी तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवलसागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। इस प्रकार हमारा जो कारण था वह इसलिए गलत था क्योंकि इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवलसागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है और यह त्यौहार बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान करें। राजपूताना का कर्ण, कलियुग का कर्ण, कवि बांधव और जंगलधर बादशाह। इस प्रश्न में राजपूताना का जो कर्ण होगा वो राव राय सिंह, कलियुग का कर्ण राव लूणकरण, कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ और जंगलधर बादशाह राव करण सिंह। तो एक में 3 1 1 3 4
314। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3142। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। हाड़ौती प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल हो जाएगा नैनोराम, करौली प्रजामंडल का त्रिलोक चंद माथुर, मेवाड़ प्रजामंडल का माणिक्यलाल वर्मा और जैसलमेर प्रजामंडल का हो जाएगा मीठालाल व्यास। 4 1 2 3। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 1 2 3। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जनचेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण यह था कि जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और इसका अधिकांश भाग मरुभाग था। यातायात के साधनों का अभाव था, संचार माध्यम विकसित नहीं थे। यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं को अधिक दबा रखा था। यही कारण है कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ और 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवक युवक मंडल गठन किया। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक और अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी व्यथा का वृत्तांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही जलाकर मार डाला। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। तो प्रश्न बन सकता है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। 28 मई को जयनारायण व्यास, मीठालाल व्यास ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात जन भावना को नहीं दबाया जा सका। अंत में जैसलमेर भी वृहद राजस्थान में शामिल हो गया। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह, बेगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहीं रहकर करने लगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्त उठा लिया और उन्हें यातना ही नहीं दी गई, लेकिन अपितु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया और फरवरी 1941 में प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। इस अवसर पर आचार्य जेबी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित भी आए और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंप दिया गया। इस प्रकार भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता के सुपुर्द किया।
अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके संबंध नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में किया गया। क्वेश्चन बन सकता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो प्रश्न यही बन सकता है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप केओ मुंशी ने तैयार किया। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया। उनमें से गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह शुरू हो गया। यहाँ पंडित नैनोराम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। फिर इनके साथ पंडित अभिन हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल का अधिवेशन वहाँ किया, जिसकी अध्यक्षता पंडित नैनोराम ने की। अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए। 1940 में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता में पंडित अभिन हरि ने की। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेने आए। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनोराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इससे पंडित अभिन हरि पर प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में इनके साथ मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैनश्याम, नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव इत्यादि इनके साथ हो गए साथ थे। 1945 ईस्वी में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जोश निकाले, आम सभाएं आयोजित की, प्रदर्शन कर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन भीड़ ने शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहरा दिया। कोटा की शहर पनाह के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सभी सड़कों में खड्डे खोदे ताकि बाहर से कोई मदद ना आ सके। कोटा की दीवान सर हरिलाल गोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायथा के सर ओकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया। बाद में प्रधानमंत्री आईजी पुलिस को दरबार ने हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर, छात्र सब आ गए। जब देश आज़ाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण वे पूरे राजस्थान के उपराज्य प्रमुख बनाए गए। बूंदी में जन आंदोलन। बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक के लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वर्दी बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नमाणा ग्राम में बहुत अत्याचार किए, जिससे आंदोलन में तेजी आ गई।
बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान में समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशासनिक सुधारों की मांग की। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु जब 1941 में वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर से आंदोलन प्रारंभ किया। 1942 में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा के साथ आंदोलन छेड़ दिया। समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह में भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आज़ाद होने पर बूंदी भी वृहद राजस्थान में विलीन हो गया। करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसके प्रमुख नेता त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह आदि थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की। प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कुछ समय बाद करौली का मत्स्य संघ में विलीनीकरण हो गया। इस प्रकार हमारा ये प्रजामंडल का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है? तो मांडना, फड़, सांझी, कांवड़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फड़। अब इसकी डिटेल देखते हैं। पहले देखते हैं सांझी। सांझी क्या है, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न बन सकता है तो उनके ऑप्शनों को भी जानना जरूरी है। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफेदी पोती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है, उसका पूजन करती है। ये सांझी, सेजुला, साजुली, सींजी, सांझ के होजा, होजी, होजियो आदि कई नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन सकता है कि हाजी, हाजिया आदि को आदि का और नाम क्या है, या कि किसको जाना जाता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सांझी। सांझी को हाजी और हाजिया आदि के नाम से भी जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाएं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, फंक, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्रात्मक आकृति बनाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है। मांडना। मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर ये मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर, मोरनी, गमले,
कलियां बंधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों, एक मिठाई का जोड़, गेवर लहरिया तीज पर गेवर लहरिया चौक, फूल बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पतवारी मांडी जाती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी पतवारी मांडी जाती है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, व्रत आदि आकृतियाँ भी बनाई जाती है। ये मांडने अत्यंत सरल और भी अमूर्त ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। फड़ भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में चीपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिससे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती हैं। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावणता, जंत्रवाद्य यंत्र धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। कांवड़ बनाना चित्तौड़ जिले के बस्सी गांव के खिरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कांवड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। इनकी बनी कांवड़े देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। कांवड़ एक मंदिर नुमा काष्ठाकृति है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते हैं। अंत में राम व लक्ष्मण, सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती है। कांवड़ लाल रंग से रंगी जाती है। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है। कांवड़ किस रंग में रंगी जाती है तो ये लाल रंग में रंगी जाती है। उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। कांवड़ लाल रंग में रंगी जाती है व उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ लोक देवताओं जैसे बाबूजी, रामदेव, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भरतरी की कथा अनुसार कांवड़ में चित्रित करते हैं। गोडलियों पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग किए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना या दाग के निशान को गोडलिया कहते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अचल विशेष के तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों के द्वारा रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदेव जी। रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मैनादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त
करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण में दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रोणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मेला है जो सांप्रदायिक सद्भाव की विशेषता रखता है या उसकी मुख्य विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामदेव जी का मेला, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँवों में किसी भी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिला से मिलान करें। राष्ट्रीय उद्यान और जिला: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केवलादेव, भरतपुर, सरिस्का, अलवर, मुकुंदरा पहाड़ी, कोटा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया है। इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऊंट, चिकारा, रोहिड़ा, बास्केटबॉल। इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रतीकों को रूप में घोषित किया गया, इनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, बी, सी, ए। पहले नंबर पर बास्केटबॉल, 2 नंबर चिंकारा, 3 नंबर रोहिड़ा, ऊँट 1 नंबर, ऊँट 4 नंबर। इस प्रश्न की हम डिटेल देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों को घोषित किए जाने के कालक्रम से संबंधित है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। रोहिड़ा राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। चिंकारा राज्य पशु 1981 में और ऊँट को राज्य पशु धन 2014 में। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों, ये थी आज के प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।